अमावस की रात थी और नैनीताल की पहाड़ियों पर घना कोहरा छाया हुआ था। ये कोहरा सिर्फ मौसम का नहीं था, बल्कि रायजादा खानदान की उस पुरानी हवेली मायागढ़ के रहस्यों का भी था, जो सदियों से उन पहाड़ियों के सीने पर एक काले दाग की तरह जमी हुई थी। मीरा, एक 22 साल की अनाथ लड़की, अपनी पुरानी अटैची थामे बस से उतरी और उस धुंध में लिपटे लोहे के विशाल गेट की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि वो अपनी नौकरी ज्वाइन करने नहीं, बल्कि अपनी किस्मत के सबसे भयानक खेल का हिस्सा बनने आई है। मीरा का जीवन कभी आसान नहीं रहा था। माता पिता के बचपन में ही गुजर जाने के बाद वो एक अनाथालय में पली बढ़ी थी। नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। जब उसे अखबार में मायागढ़ हवेली में एक प्राइवेट नर्स की नौकरी का विज्ञापन मिला, जिसमें तनख्वाह शहर के अस्पतालों से 3 गुना ज़्यादा थी, तो वो मना न कर सकी। शर्त सिर्फ एक थी, मरीज की देखभाल के साथ साथ उसे हवेली के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। गेट पर खड़े चौकीदार ने अपनी लालटेन उठाई और मीरा के चेहरे पर रोशनी डाली। उसकी बूढ़ी आंखों में एक अजीब सा डर था। तुम नई नर्स हो? उसने अपनी खुरदरी आवाज में पूछा। जी, मेरा नाम मीरा है। मुझे बड़ी मालकिन दमयंती देवी ने बुलाया है, मीरा ने अपनी शॉल को कसकर लपेटते हुए कहा। ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। चौकीदार ने गेट खोला, जिसकी जंग लगी चूल्हों ने रात के सन्नाटे में एक दर्दनाक चीख जैसी आवाज की। जाओ, लेकिन याद रखना बेटी, इस हवेली में कान खुले रखना, लेकिन मुंह बंद। मीरा का दिल धक से रह गया। यह कैसा स्वागत था। वह पथरीले रास्ते पर आगे बढ़ी। दोनों तरफ सूखे हुए पेड़ों की कतारें थीं, जिनकी शाखाएं किसी कंकाल के हाथों की तरह हवा में हिल रही थीं। सामने मायागढ़ हवेली खड़ी थी, विशाल, पुरानी और अंधेरी। सिर्फ कुछ खिड़कियों में मध्यम रोशनी थी, जो किसी जानवर की चमकती आंखों जैसी लग रही थी। मुख्य दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। उसका चेहरा सख्त था, जैसे पत्थर से तराशा गया हो। उसने भूरे रंग की साड़ी पहनी थी और कमर में चाबियों का गुच्छा लटका था। ये काकी थी, हवेली की पुरानी नौकरानी और वफादार। तुम देर से आई हो, काकी ने बिना किसी अभिवादन के कहा। बस खराब हो गई थी। मीरा सफाई देने लगी। सफाई मत दो, मालकिन इंतजार कर रही हैं। काकी ने उसकी बात काट दी और उसे अंदर ले गई। हवेली अंदर से और भी ज्यादा डरावनी थी। ऊंची छतें, दीवारों पर टंगे पूर्वजों के पुराने तैलचित्र, ऑयल पेंटिंग्स, जिनकी नजरें हर आते जाते शख्स का पीछा करती थीं, और हवा में एक अजीब सी सीलन और पुरानी लकड़ी की गंध। सन्नाटा इतना गहरा था कि मीरा को अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। मीरा को एक बड़े कमरे में ले जाया गया। वहां एक बड़ी सी मखमली कुर्सी पर दमयंती देवी बैठी थीं। उम्र लगभग 60 के करीब, लेकिन आंखों में ऐसा तेज और क्रूरता थी कि कोई भी उनसे नजरें मिलाने से कतराए। उनके बगल में उनका बेटा रंजीत हाथ में शराब का गिलास लिए खड़ा था। रंजीत की उम्र 35 के आसपास होगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अय्याश और चालाक हंसी चिपकी हुई थी। तो ये है वो? रंजीत ने मीरा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, जैसे कोई जानवर को परख रहा हो। काफी कमजोर है, क्या ये उसको संभाल पाएगी? मीरा को रंजीत की नजरों से घिन आई, लेकिन वो चुप रही। दमयंती देवी ने हाथ के इशारे से रंजीत को चुप कराया। मीरा, मैंने तुम्हारा बायोडाटा देखा है। तुम्हारे पास अनुभव कम है, लेकिन हमें एक ऐसी ही लड़की चाहिए थी जिसका इस दुनिया में कोई ना हो, जिसके पीछे रोने वाला कोई ना हो। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। जी, मेरा मतलब, दमयंती ने बात संभाली, कि हमें ऐसा कर्मचारी चाहिए जो पूरी तरह यहां समर्पित रह सके। तुम्हारा काम मेरे बड़े पोते विक्रांत की देखभाल करना है। विक्रांत, ये नाम मीरा ने पहले कभी नहीं सुना था। विक्रांत पिछले 3 साल से एक भयानक हादसे के बाद से लकवे, पैरालिसिस और मानसिक सदमे में है, दमयंती देवी ने बताया। वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता, वो किसी से बात नहीं करता, कभी कभी वो हिंसक भी हो जाता है। तुम्हें उसे दवा देनी है, खाना खिलाना है और उसकी साफ सफाई देखनी है। लेकिन दमयंती देवी आगे की ओर झुकी। उनकी आंखों में एक चेतावनी थी। 3 नियम हैं मीरा, अगर तुमने इन्हें तोड़ा तो तुम अपनी जान की खुद जिम्मेदार होगी। पहला, विक्रांत के कमरे की खिड़कियां कभी नहीं खोलनी हैं। दूसरा, हवेली के पश्चिमी हिस्से वेस्ट विंग में कभी नहीं जाना है, वहां ताला लगा रहता है। और तीसरा, रात के 12 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है, चाहे तुम्हें कोई भी आवाज सुनाई दे। मीरा ने थूक निगला। उसे लगा कि उसे अभी इसी वक्त भाग जाना चाहिए, लेकिन उसकी जेब में रखे वापसी के किराए के पैसे भी नहीं थे। उसने सिर हिला दिया। जी मालकिन। मीरा को उसका कमरा दिखाया गया, जो नौकरों के क्वार्टर के पास था। छोटा लेकिन साफ। उसने अपना सामान रखा और अपनी नर्स की यूनिफॉर्म पहनी। काकी उसे विक्रांत के कमरे की ओर ले गई।
ये कमरा हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर सबसे कोने में था। काकी ने भारी लोहे का दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक टेबल लैंप की रोशनी थी। हवा में दवाइयों और बंद कमरे की बासी गंध थी। यही है छोटे मालिक, काकी ने इशारे से कहा और बाहर खड़ी हो गई। मीरा धीरे धीरे अंदर गई। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी आम चेयर पर एक शख्स बैठा था। उसका चेहरा खिड़की, जो काले पर्दों से ढकी थी, की ओर था। नमस्ते, मैं मीरा हूं, आपकी नई नर्स, मीरा ने अपनी आवाज में हिम्मत जुटाते हुए कहा। कोई जवाब नहीं आया। मीरा थोड़ा करीब गई। उसने देखा कि वो शख्स विक्रांत जंजीरों से नहीं बल्कि कपड़े की रस्सियों से कुर्सी से हल्का बंधा हुआ था। उसके बाल बढ़े हुए थे और दाढ़ी बेतहाशा उगी थी। जब मीरा उसके सामने गई तो वो सिहर उठी। विक्रांत का चेहरा वो पागल जैसा नहीं था, वो खूबसूरत था, लेकिन एक वीरान खंडहर की तरह। उसकी आंखों पर एक पट्टी बंधी थी। इन्हें रोशनी से दिक्कत है, काकी ने पीछे से कहा। दवा का समय हो गया है, इसे खिला दो। मीरा ने कांपते हाथों से दवा की चम्मच विक्रांत के होठों के पास ले गई। विक्रांत ने कोई विरोध नहीं किया। उसने यंत्रवत तरीके से दवा पी ली। जैसे ही मीरा का हाथ उसके हाथ से स्पर्श हुआ, उसे एक झटका लगा। विक्रांत का शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन उसकी त्वचा सख्त थी। अचानक विक्रांत ने मीरा की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मीरा चीखने ही वाली थी। विक्रांत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। पट्टी के नीचे से उसकी आवाज आई, फटी हुई, धीमी लेकिन स्पष्ट। भाग जाओ। मीरा सन्न रह गई। क्या? वह फुसफुसाई। इससे पहले की रात हो। भाग जाओ अजनबी, विक्रांत ने फिर कहा, और फिर उसकी पकड़ ढीली हो गई। वो बेहोश हो गया या शायद दवा के असर में चला गया। मीरा घबराकर पीछे हटी। काकी ने उसे घूरते हुए देखा। क्या कहा इसने? कुछ नहीं, मीरा ने झूठ बोला। बस बड़बड़ा रहे थे। काकी ने उसे शक की नजर से देखा। ये अक्सर बड़बड़ाते हैं, पागलपन के दौरे पड़ते हैं। इनकी बातों पर ध्यान मत देना। चलो अब बाहर चलो। खामोश गवाह। अगले कुछ दिन मीरा के लिए किसी जेल की सजा से कम नहीं थे। हवेली का माहौल दम घोंटू था। दमयंती देवी का अनुशासन सेना के जनरल जैसा था। रंजीत अक्सर मीरा को आते जाते गंदी नजरों से देखता था, जिससे मीरा को हमेशा सतर्क रहना पड़ता था। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान उसे विक्रांत करता था। वो पागल नहीं लगता था, वह बस खामोश था। मीरा ने महसूस किया कि उसे जो दवाइयां दी जा रही थीं वे इलाज की नहीं बल्कि नशीली दवाएं, सेडेटिव्स थीं। वे उसे सुलाए रखने के लिए थीं। एक दोपहर जब मीरा विक्रांत के कमरे की सफाई कर रही थी, उसने देखा कि विक्रांत जाग रहा है। उसने पट्टी हटा दी थी। उसकी आंखें गहरी, काली और बेहद उदास सीधे मीरा को देख रही थीं। तुम अभी भी यहीं हो? विक्रांत ने पूछा। उसकी आवाज में अब नशा कम था। मैं अपनी नौकरी छोड़कर नहीं जा सकती, मीरा ने सफाई देते हुए कहा। मुझे पैसों की जरूरत है। विक्रांत हंसा, एक सूखी, कड़वी हंसी। पैसों के लिए लोग अपनी जान बेच देते हैं, ये सुना था, लेकिन रूह बेचते हुए पहली बार देख रहा हूं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मीरा ने पूछा, थोड़ा पास जाकर। और आपको बांधकर क्यों रखा जाता है? मुझे बताया गया था कि आप लकवाग्रस्त हैं, लेकिन आप हाथ हिला सकते हैं। विक्रांत ने दरवाजे की तरफ देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई सुन नहीं रहा। तुम्हें क्या बताया गया है? कि मैं पागल हूं? कि मैंने एक्सीडेंट में अपने माता पिता को मार डाला? मीरा चुप रही। नौकरों के बीच यही अफवाह थी। झूठ, विक्रांत ने फुसफुसाते हुए कहा। वे मुझे पागल नहीं, मुझे चुप रखना चाहते हैं, क्योंकि मैं उस रात का सच जानता हूं। कैसा सच? मीरा की धड़कनें तेज हो गईं। इससे पहले कि विक्रांत कुछ बोल पाता, कदमों की आहट सुनाई दी। विक्रांत तुरंत पुरानी मुद्रा में लौट गया, जैसे वो बेहोश हो। रंजीत अंदर आया। उसके साथ एक डॉक्टर भी था, डॉक्टर सान्याल। कैसा है हमारा मरीज? रंजीत ने नकली चिंता के साथ पूछा। वैसे ही हैं, मीरा ने सिर झुकाकर कहा। डॉक्टर, इंजेक्शन का डोज बढ़ाना पड़ेगा। आज सुबह ये थोड़ा शोर मचा रहा था, रंजीत ने डॉक्टर से कहा। मीरा ने देखा कि विक्रांत की मुट्ठियां कस गई थीं, लेकिन वो हिला नहीं। मीरा को समझ आ गया, विक्रांत नाटक कर रहा था। वो ठीक था, या कम से कम उतना बीमार नहीं था जितना दिखाया जा रहा था। उस रात मीरा को नींद नहीं आई। विक्रांत के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। मैं सच जानता हूं। क्या सच? और दमयंती देवी अपने ही पोते को कैद करके क्यों रख रही थीं? प्यास लगने पर मीरा पानी लेने के लिए उठी। उसकी घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। दमयंती देवी का तीसरा नियम याद आया, रात के 12 बजे के बाद बाहर मत निकलना।
लेकिन गला सूख रहा था। उसने सोचा कि वो चुपचाप किचन तक जाएगी और वापस आ जाएगी। वो दबे पांव गलियारे में निकली। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। खट खट खट। आवाज पश्चिमी हिस्से वेस्ट विंग से आ रही थी, वही हिस्सा जहां जाने की मनाही थी। मीरा को वापस मुड़ जाना चाहिए था, लेकिन एक इंसानी जिज्ञासा ने उसे जकड़ लिया। वो आवाज की दिशा में बढ़ी। पश्चिमी हिस्से का बड़ा दरवाजा खुला था। उसने अंदर झांका। वहां धूल और जाले थे, लेकिन फर्श पर किसी के ताजे पैरों के निशान थे। वो अंदर गई। एक कमरे से रोशनी आ रही थी। मीरा ने दरवाजे की दरार से अंदर देखा। जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। दमयंती देवी वहां खड़ी थीं। उनके सामने एक वेदी ऑल्टर बनी हुई थी जिस पर अजीबोगरीब तांत्रिक वस्तुएं रखी थीं, और वहां जमीन पर रंजीत फावड़े से फर्श खोद रहा था। जल्दी करो, दमयंती फुसफुसाई। अगर विक्रांत को होश आ गया और उसे वसीयत मिल गई तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। हमें उसे आज रात ही हमेशा के लिए पागल घोषित करना होगा। डॉक्टर सान्याल कल सुबह सर्टिफिकेट बना देंगे। लेकिन मां, रंजीत ने हांफते हुए कहा, उस लड़की का क्या? मीरा का? वो बहुत सवाल पूछने लगी है। दमयंती का चेहरा मोमबत्ती की रोशनी में शैतानी लग रहा था। उसका वही होगा जो पिछली नर्स सुनैना का हुआ था। एक दुर्घटना। पहाड़ी से पैर फिसलना नैनीताल में आम बात है। मीरा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि चीख बाहर न निकले। पिछली नर्स सुनैना। उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसे मारा गया था, और अब अगला नंबर उसका था। वह पीछे हटने लगी, लेकिन घबराहट में उसका पैर एक पुराने फूलदान वास से टकरा गया। छपाक। आवाज सन्नाटे में गोली की तरह गूंजी। दमयंती और रंजीत ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। कौन है वहां? रंजीत चिल्लाया। मीरा ने अपनी चप्पलें हाथ में लीं और अपनी जान बचाने के लिए भागी। वह गलियारों में बेतहाशा दौड़ रही थी। पीछे से रंजीत के भारी कदमों की आवाज आ रही थी। पकड़ो उसे, जाने मत देना। दमयंती की आवाज गूंजी। मीरा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर भागी। वो अपने कमरे में नहीं जा सकती थी, वहां वे उसे पकड़ लेते। उसके पास सिर्फ एक ही जगह थी छुपने के लिए, विक्रांत का कमरा। वो तीसरी मंजिल पर पहुंची। हांफते हुए विक्रांत के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर घुसकर कुंडी लगा दी। विक्रांत अंधेरे में जाग रहा था। मीरा के गिरने की आवाज सुनकर वो चौंक गया। मीरा। मीरा दौड़कर उसके पास गई, घुटनों के बल गिर पड़ी। वो कांप रही थी, आंसू बह रहे थे। वे मुझे मार डालेंगे। उन्होंने सुनैना को भी मारा था। वे तुम्हें पागल घोषित करने वाले हैं। मीरा की सांसें अटक रही थीं। दरवाजे पर जोर जोर से धक्के लगने लगे। दरवाजा खोलो। मीरा, मुझे पता है तुम अंदर हो। रंजीत चिल्ला रहा था। विक्रांत ने एक पल के लिए मीरा के चेहरे को छुआ। उसके चेहरे के भाव बदल गए। बेबसी की जगह एक खतरनाक संकल्प ने ले ली। डरो मत, विक्रांत ने कहा। उसकी आवाज अब कमजोर नहीं थी, वह गहरी और रौबदार थी। मेरे पास आओ, मेरी रस्सियां खोलो। क्या? मीरा ने घबराकर पूछा। खोलो इन्हें अभी, विक्रांत ने आदेश दिया। मीरा ने कांपते हाथों से कपड़े की रस्सियों की गांठें खोलीं। जैसे ही विक्रांत के हाथ आजाद हुए वो खड़ा हो गया। वो लंबा और चौड़ा था, किसी योद्धा की तरह। उसने अपने चेहरे से पट्टी नोचकर फेंक दी। दरवाजा टूटने ही वाला था। दरवाजे के पीछे छुप जाओ, विक्रांत ने मीरा से कहा। लेकिन आप? मैंने कहा छुप जाओ। अगले ही पल दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। रंजीत हाथ में एक लोहे की रॉड लिए अंदर घुसा। उसके पीछे दो नौकर थे। साली चूहिया, बाहर निकल, रंजीत चिल्लाया। अंधेरे में उसे कुर्सी खाली दिखाई दी। वो एक पल के लिए ठिठका। क्या? तभी अंधेरे कोने से एक परछाई तेजी से रंजीत पर झपटी। इससे पहले कि रंजीत कुछ समझ पाता, विक्रांत ने उसका हाथ मरोड़ दिया और लोहे की रॉड छीनकर दूर फेंक दी। भाई? रंजीत की आंखों में खौफ तैर गया। उसे उम्मीद थी कि विक्रांत नशे में धुत पड़ा होगा। विक्रांत ने रंजीत का गला पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। मेरी नर्स को डराने की गलती तुम्हारी आखिरी गलती होगी, रंजीत, विक्रांत गुर्राया। हवेली के हॉल में सन्नाटा था। सभी नौकर, दमयंती देवी और डॉक्टर सान्याल नीचे जमा हो गए थे। सीढ़ियों के ऊपर विक्रांत खड़ा था,
पूरी तरह से स्वस्थ और गुस्से में। उसके पीछे डरी हुई मीरा खड़ी थी। दमयंती देवी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। जिस शेर को उन्होंने 3 साल तक पिंजरे में कैद रखा था वो आज बाहर आ गया था। विक्रांत, बेटा तुम ठीक हो गए। दमयंती ने नाटक करने की कोशिश की। नाटक बंद करो दादी सा, विक्रांत की आवाज़ हॉल में गूंजी। आपका खेल खत्म हो चुका है। मुझे पता है कि आपने पिताजी और माँ की कार के ब्रेक फेल किए थे। मुझे पता है कि आप मुझे पागल साबित करके सारी जायदाद रंजीत के नाम करना चाहती थीं। हॉल में मौजूद हर शख्स की सांसें रुक गईं। सबूत क्या है तुम्हारे पास? रंजीत ने नीचे से चिल्लाते हुए कहा, हालांकि वो अभी भी अपनी गर्दन सहला रहा था। तुम एक पागल हो। कोर्ट तुम्हारी बात नहीं मानेगा। विक्रांत ने मीरा की ओर देखा। सबूत इस लड़की ने देख लिया है और अब ये मेरी गवाह है। उसने मीरा का हाथ थामा। मीरा को उसके स्पर्श में एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हुई। ये वही हाथ था जिसने उसे भाग जाने को कहा था, लेकिन अब ये उसे बचाने के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार था। आज से विक्रांत ने ऐलान किया, इस हवेली के नियम बदल रहे हैं। अब तक मैं कैदी था, लेकिन अब मैं राजा हूं और तुम सब। उसने दमयंती और रंजीत की ओर उंगली उठाई। तुम सब मेरी प्रजा हो। अगर किसी ने मीरा को छूने की कोशिश भी की तो मैं भूल जाऊंगा कि हम एक ही खून हैं। मीरा ने विक्रांत को देखा। बिखरे हुए बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, फटे हुए कपड़े, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही बीमार इंसान है जिसे वो दवा खिला रही थी। ये एक सोता हुआ ज्वालामुखी था जो अब फट चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दमयंती देवी की आंखों में हार नहीं, बल्कि एक नई और भी गहरी साजिश की चमक थी। उन्होंने चुपके से डॉक्टर सान्याल को इशारा किया। विक्रांत ने शायद ये जंग जीत ली थी, लेकिन युद्ध अभी शुरू हुआ था। उसे नहीं पता था कि हवेली की दीवारों में सिर्फ वसीयत नहीं, बल्कि एक ऐसा श्राप भी छिपा है जो रायजादा खानदान के हर वारिस को निगल जाता है। रात गहरी हो गई थी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली की कड़कड़ाहट के साथ मायागढ़ हवेली ने अपनी नई मालकिन या शायद नई शिकार का स्वागत किया। मीरा अब सिर्फ एक नर्स नहीं थी, वो इस खूनी खेल का केंद्र बन चुकी थी। और विक्रांत, वो उसका रक्षक था या उसका सबसे बड़ा खतरा, ये अभी तय होना बाकी था। तूफानी रात के बाद की सुबह मायागढ़ में एक अजीब सी शांति लेकर आई थी। लेकिन ये शांति तूफान के जाने की नहीं, बल्कि एक नए तूफान के आने की आहट थी। डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा पसरा था। यह दृश्य किसी भी सामान्य परिवार का नहीं था। टेबल के एक छोर पर दमयंती देवी बैठी थीं, बिल्कुल शांत, जैसे कल रात कुछ हुआ ही न हो। दूसरे छोर पर रंजीत था, जिसके गले पर विक्रांत की उंगलियों के निशान अब नीले पड़ चुके थे। वो अपनी प्लेट को घूर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह अब प्रतिशोध की आग थी। विक्रांत ने डाइनिंग हॉल में कदम रखा। उसके साथ मीरा थी। विक्रांत ने अब साफ कपड़े पहने थे और दाढ़ी ट्रिम कर ली थी। वो कैदी नहीं, बल्कि एक असली राजकुमार लग रहा था। लेकिन उसकी चाल में एक सतर्कता थी, जैसे जंगल में कोई शेर शिकारियों के बीच चल रहा हो। विक्रांत सीधे दमयंती की कुर्सी के पास गया और टेबल पर रखा पानी का जग उठाया। उसने पानी को सूंघा और फिर जोर से फर्श पर दे मारा। छपाक! कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। पानी में से बादाम जैसी कड़वी गंध आ रही थी। साइनाइड, विक्रांत ने ठंडी आवाज में कहा। बहुत पुराना तरीका है दादी सा। मुझे लगा था आप कुछ नया आजमाएंगी। दमयंती देवी के चेहरे की एक भी मांसपेशी नहीं फड़की। उन्होंने अपनी चाय की चुस्की ली और मुस्कुराईं। रसोइये से गलती हो गई होगी विक्रांत। बुढ़ापे में लोगों के हाथ कांपते हैं और कभी कभी जहर की शीशियां खाने में गिर जाती हैं। आज से मीरा मेरे लिए खाना बनाएगी, विक्रांत ने हुक्म सुनाया। और रंजीत, अगर तुम मेरे या मीरा के कमरे के 10 फीट के दायरे में भी दिखे तो मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगा। रंजीत ने मेज पर मुक्का मारा और खड़ा हो गया। ये हवेली सिर्फ तुम्हारी नहीं है विक्रांत। वसीयत अभी तक नहीं मिली है। कानूनी तौर पर हम अभी भी। कानून? विक्रांत हंसा। इस पहाड़ी पर मेरा कानून चलता है। मीरा ये सब देख रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि विक्रांत सुरक्षित नहीं है। ये घर एक युद्ध का मैदान था, जहां हथियार तलवारें नहीं, बल्कि जहर और धोखे थे। अध्याय 7, सुनैना की डायरी। दोपहर के समय जब विक्रांत अपने वकीलों को फोन करने में व्यस्त था, हालांकि लैंडलाइन की तारें कटी हुई मिली थीं, मीरा ने अपनी एक अलग जांच शुरू करने का फैसला किया। उसे दमयंती देवी और रंजीत की उस रात की बातचीत याद थी। सुनैना का वही हुआ जो होना चाहिए था। मीरा चुपके से नौकरों के क्वार्टर की तरफ गई, जहां पुरानी नर्स सुनैना रहती थी। वो कमरा अब कबाड़खाना बन चुका था। धूल की मोटी परतें हर जगह थीं।
मीरा ने दराजों को खंगालना शुरू किया। उसे कुछ नहीं मिला। वो निराश होकर लौटने ही वाली थी कि उसकी नज़र गद्दे के नीचे एक उभरी हुई जगह पर पड़ी। उसने गद्दे को उठाया। वहां फर्श की लकड़ी का एक तख्ता ढीला था। मीरा ने अपनी हेयरपिन से उसे खोला। अंदर एक छोटी लाल रंग की डायरी थी। मीरा ने कांपते हाथों से उसे खोला। पन्ने पीले पड़ चुके थे। 12 अक्टूबर। विक्रांत पागल नहीं है। उसे दवाइयां देकर पागल बनाया जा रहा है। मैंने डॉक्टर सान्याल को रंजीत से पैसे लेते हुए देखा। 25 अक्टूबर। मुझे पश्चिमी हिस्से वेस्ट विंग से रात में रोने की आवाज़ें आती हैं। कल मैंने काकी को खून से सने कपड़े धोते हुए देखा। 3 नवंबर। आखिरी पन्ना। मुझे सच पता चल गया है। वे लोग वसीयत नहीं ढूंढ रहे। वे कुछ और ढूंढ रहे हैं। कुछ ऐसा जो विक्रांत के पिता ने मरने से पहले छुपाया था। काली मूर्ति। अगर उन्हें वो मिल गई तो तबाही मच जाएगी। मुझे लगता है वे जान गए हैं कि मैं जासूसी कर रही हूं। आज रात। डायरी का आखिरी वाक्य अधूरा था। मीरा के पसीने छूट गए। काली मूर्ति। ये क्या बला थी? और क्या सुनैना को इसी जानकारी के लिए मारा गया? तभी कमरे का दरवाज़ा चरमराहट के साथ बंद हुआ। मीरा ने मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन दरवाज़ा बाहर से लॉक हो चुका था। कौन है? मीरा चिल्लाई। कोई जवाब नहीं। बस कमरे के अंदर एक हल्की सी हिस की आवाज़ आई। मीरा ने कोनों में देखा। वेंटिलेशन शाफ्ट से धुआं निकल रहा था। दमयंती देवी ने अपना कदम उठा लिया था। अध्याय 8। मौत का धुआं। मीरा ने अपनी नाक और मुंह को दुपट्टे से ढक लिया। धुआं तेजी से कमरे में भर रहा था। उसे चक्कर आने लगे। ये कोई साधारण धुआं नहीं, जहरीली गैस थी। वह दरवाजे पर लात मारने लगी। मदद! कोई है? विक्रांत! लेकिन उसकी आवाज़ मोटी दीवारों के पार नहीं जा सकती थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो फर्श पर गिर पड़ी। डायरी उसके हाथ से फिसल गई। क्या मेरा अंत भी सुनैना जैसा होगा? उसने सोचा। उसकी चेतना लुप्त हो रही थी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। लकड़ी का दरवाज़ा कुल्हाड़ी के वार से टूट गया। धूल और धुएं के बीच से एक आकृति अंदर आई। विक्रांत! उसने मीरा को अपनी गोद में उठाया और बाहर गलियारे की ताज़ी हवा में ले आया। मीरा जोर जोर से खांसने लगी। विक्रांत की आंखें गुस्से से लाल थीं। मैंने कहा था ना कि अकेले मत घूमना। उसने मीरा को डांटा, लेकिन उसकी आवाज़ में फिक्र थी। वे मुझे मारना चाहते थे। डायरी। मीरा ने कमरे की तरफ इशारा किया। विक्रांत ने अंदर जाकर धुएं के बीच से डायरी उठा ली। जब वे सुरक्षित विक्रांत के कमरे में पहुंचे तो विक्रांत ने डायरी पढ़ी। उसका चेहरा सख्त हो गया। काली मूर्ति! वह बुदबुदाया। ये क्या है विक्रांत? मीरा ने पूछा। एक श्राप, विक्रांत ने खिड़की से बाहर कोहरे को देखते हुए कहा। मेरे परदादा राय बहादुर शमशेर सिंह एक तांत्रिक थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी आत्मा एक मूर्ति में कैद कर दी थी ताकि वे अमर हो सकें। वह मूर्ति शैतानी ताकतों की चाबी है। अगर दादीसा को वो मिल गई तो वो सिर्फ इस जायदाद की नहीं बल्कि रूहानी ताकतों की भी मालकिन बन जाएंगी। मीरा को यकीन नहीं हो रहा था। ये 21वीं सदी है। तुम इन सब बातों पर विश्वास करते हो? इस हवेली में विज्ञान खत्म होता है और अंधकार शुरू होता है मीरा। विक्रांत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मेरे माता पिता एक्सीडेंट में नहीं मरे थे। उन्हें बलि चढ़ाया गया था उस मूर्ति को जगाने के लिए। अध्याय 9। पश्चिमी हिस्से का तहखाना। रात गहरा चुकी थी। अब उनके पास इंतजार करने का समय नहीं था। अगर दमयंती देवी ने मीरा को मारने की कोशिश की थी तो इसका मतलब था कि वे चीज़ को पाने के बहुत करीब थीं। हमें पश्चिमी हिस्से में जाना होगा, विक्रांत ने कहा। रंजीत वहीं खुदाई कर रहा था। हमें उनसे पहले उस मूर्ति को ढूंढना होगा और नष्ट करना होगा। मीरा और विक्रांत, हाथ में टॉर्च और विक्रांत के पास एक पुरानी रिवॉल्वर जो उसने अपने पिता की अलमारी से निकाली थी, लेकर पश्चिमी विंग की ओर बढ़े। हवेली का ये हिस्सा सालों से बंद था। जाले, धूल और मरे हुए चमगादड़। हर कदम पर लकड़ी के फर्श के चरमराने की आवाज़ सन्नाटे को चीर देती थी। वे उस कमरे में पहुंचे जहां रंजीत ने खुदाई की थी। गड्ढा अब भी वहीं था। विक्रांत गड्ढे में कूदा। यहाँ नीचे कुछ है, उसने कहा। लकड़ी का फर्श खोखला लग रहा है। उसने अपनी एड़ी से जोर से मारा। लकड़ी टूट गई और नीचे सीढ़ियां दिखाई दी। एक गुप्त तहखाना। दोनों नीचे उतरे। हवा में सड़ी हुई गंध थी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई।
तहखाना किसी पूजा स्थल जैसा नहीं, बल्कि एक कसाई खाने स्लॉटर हाउस जैसा लग रहा था। दीवारों पर अजीबोगरीब मंत्र लिखे थे खून से, और बीच में एक वेदी थी जो खाली थी। मूर्ति यहां नहीं है, मीरा ने कहा। नहीं, विक्रांत ने जमीन पर ताजे निशानों को देखते हुए कहा। इसे अभी अभी यहां से हटाया गया है। तभी तहखाने के अंधेरे कोने से एक हंसी गूंजी, सूखी खड़खड़ाती हुई हंसी। ये डॉक्टर सान्याल थे। वे एक छाया में खड़े थे। बहुत देर कर दी विक्रांत बाबू, डॉक्टर ने कहा। मालकिन को वो मिल गया जो उन्हें चाहिए था। अध्याय 10, शैतान का चेहरा। सान्याल, विक्रांत ने अपनी रिवॉल्वर तानी। बताओ वो कहाँ हैं? डॉक्टर मुस्कुराया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, पुतलियां गायब थीं। वे अब वहां हैं जहां तुम कभी नहीं पहुंच सकते। अनुष्ठान शुरू हो चुका है। अचानक डॉक्टर ने एक अमानवीय छलांग लगाई और विक्रांत पर झपटा। वो किसी 60 साल के बूढ़े की तरह नहीं, बल्कि एक जंगली जानवर की तरह लड़ा। विक्रांत की रिवॉल्वर दूर जा गिरी। दोनों जमीन पर गुत्थम गुत्था हो गए। मीरा ने पास पड़ी एक लोहे की जंजीर उठाई। जब डॉक्टर विक्रांत का गला घोंटने ही वाला था, मीरा ने पूरी ताकत से जंजीर डॉक्टर के सिर पर दे मारी। डॉक्टर लुढ़क गया, लेकिन बेहोश नहीं हुआ। वो फिर खड़ा हुआ। उसके सिर से खून बह रहा था, लेकिन वो हंस रहा था। भागो, विक्रांत चिल्लाया। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और वे दोनों सीढ़ियों की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक और झटका लगा। हवेली के मुख्य हॉल से ढोल और मंत्रोच्चार की आवाजें आ रही थीं। वे छुपते हुए बालकनी में पहुंचे, जहां से हॉल का नजारा दिखता था। हॉल के बीचों बीच आग जल रही थी। दमयंती देवी एक लाल चोला पहने बैठी थीं। उनके सामने रंजीत बंधा हुआ था। रंजीत? मीरा ने हैरान होकर पूछा, लेकिन वो तो उनका साथ दे रहा था। बलि, विक्रांत ने भयभीत होकर कहा। दादीसा को आखिरी बलि चाहिए, अपने ही खून की बलि। रंजीत को लगा था वो भागीदार है, लेकिन वो सिर्फ एक बकरा था। दमयंती देवी के हाथ में एक काली, डरावनी मूर्ति थी। वो रंजीत की तरफ बढ़ी, जिसके मुंह पर कपड़ा बंधा था, और वो अपनी जान की भीख मांगते हुए तड़प रहा था। रक्त ही शक्ति है, दमयंती ने मंत्र पढ़ा। नहीं, विक्रांत चिल्लाया और बालकनी से सीधे हॉल में कूद गया। अध्याय 11, आखिरी दांव। विक्रांत के कूदते ही अनुष्ठान में खलल पड़ गया। दमयंती देवी ने मुड़कर देखा। उनकी आंखों में अब इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं था। आ गए मेरे असली वारिस, दमयंती ने कहा। मैं तो रंजीत की बलि से काम चलाने वाली थी, लेकिन तुम्हारी बलि से तो मूर्ति और भी शक्तिशाली बनेगी। दमयंती ने उंगली उठाई और हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियों के शीशे चटकने लगे। एक अदृश्य शक्ति ने विक्रांत को हवा में उठा लिया और दीवार पर दे मारा। मीरा सीढ़ियों से नीचे भागी। उसे पता था कि वो शारीरिक ताकत से दमयंती को नहीं हरा सकती। उसे दिमाग का इस्तेमाल करना था। उसने डायरी में पढ़ा था, मूर्ति को नष्ट करने का एक ही तरीका है, आग नहीं, पानी नहीं। उसे पवित्र राख, सेक्रेड आश से ढंकना होगा, जो मंदिर के नीचे दबी है। लेकिन मंदिर कहाँ था? मीरा की नज़र हॉल के एक पुराने झूमर शैंडलियर के ठीक नीचे फर्श की डिज़ाइन पर पड़ी। वहां एक ओम का निशान था, जो धूल से ढका था। यही वो जगह थी। विक्रांत दर्द से कराह रहा था। दमयंती चाकू लेकर उसकी ओर बढ़ रही थीं। रंजीत बेहोश हो चुका था। मीरा ने पास रखे एक भारी फूलदान को उठाया और पूरी ताकत से फर्श के उस डिज़ाइन पर पटका। फर्श नहीं टूटा। हे भगवान, मदद करो, मीरा बुदबुदाई। उसने देखा कि विक्रांत की नज़र उस पर पड़ी। विक्रांत समझ गया कि मीरा क्या करने की कोशिश कर रही है। अपनी सारी बची हुई ताकत लगाकर विक्रांत ने दमयंती का ध्यान भटकाने के लिए एक जलती हुई लकड़ी, फायरवुड, उनकी साड़ी पर फेंक दी। दमयंती चिल्लाईं और पीछे हटीं। उनका ध्यान हटा और विक्रांत को पकड़ने वाली अदृश्य शक्ति कमजोर हुई। विक्रांत जमीन पर गिरा और तुरंत मीरा की तरफ लपका। एक साथ, विक्रांत चिल्लाया। दोनों ने मिलकर वहां रखे एक भारी लोहे के संदूक को धक्का दिया और उसे फर्श के उस डिजाइन पर गिराया। धड़ाम! इस बार फर्श टूट गया। नीचे एक छोटा सा पुराना मंदिर था, जिसमें एक कलश रखा था। दमयंती ने चीख मारी। नहीं, विक्रांत ने उस कलश को उठाया। उसके अंदर सफेद राख थी। दमयंती, जो अब आग बुझा चुकी थीं, एक राक्षस की तरह उनकी ओर दौड़ीं। वो मेरी है। विक्रांत ने कलश खोला और पूरी राख उस काली मूर्ति पर फेंक दी जो दमयंती के हाथ में थी। जैसे ही राख मूर्ति से छुई, एक भयानक चीख सुनाई दी जो किसी इंसान की नहीं थी। मूर्ति पिघलने लगी,
जैसे मोम हो। दमयंती के हाथों की त्वचा भी जलने लगी। काली छाया उनके शरीर से निकलकर धुएं में बदल गई और चिमनी के रास्ते बाहर उड़ गई। दमयंती देवी बेजान होकर फर्श पर गिर पड़ी। उनकी उम्र अचानक जैसे 100 साल बढ़ गई हो। उनका शरीर झुर्रियों से भर गया और वह एक सूखी हड्डी के ढांचे जैसी रह गईं। अध्याय 12 अधूरी जीत। सन्नाटा। इस बार यह सन्नाटा सुकून देने वाला था। रंजीत अभी भी बेहोश था। दमयंती देवी शायद कोमा में चली गई थीं या मर चुकी थीं। विक्रांत फर्श पर बैठा बुरी तरह हाँफ रहा था। मीरा उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। खत्म हो गया, मीरा ने कहा। हमने कर दिखाया। विक्रांत ने मीरा की ओर देखा। उसकी आंखों में अभी भी वो अजीब सा अंधेरा था। शायद, उसने कहा। पुलिस सायरन की आवाज दूर से सुनाई देने लगी। शायद काकी ने या किसी गांव वाले ने धुएं को देखकर पुलिस बुला ली थी। कुछ घंटों बाद पुलिस ने दमयंती और रंजीत को हिरासत में ले लिया इलाज के लिए। डॉक्टर सान्याल गायब थे। मीरा और विक्रांत हवेली के पोर्च पर खड़े थे। सुबह हो रही थी। कोहरा छंट रहा था। अब तुम क्या करोगे? मीरा ने पूछा। इस हवेली को अनाथालय बनाऊंगा, विक्रांत ने कहा, ताकि यहां की दीवारों ने जो पाप देखे हैं उन्हें बच्चों की हंसी से धोया जा सके। उसने मीरा की ओर मुड़कर देखा। और तुम? क्या तुम जाओगी? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा मरीज अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। मुझे लगता है मुझे रुकना चाहिए। विक्रांत मुस्कुराया। पहली बार एक सच्ची, मासूम मुस्कान। लेकिन जब मीरा अपना सामान वापस कमरे में रखने गई तो उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर पड़ी। शीशे पर धूल में एक संदेश लिखा था। यह संदेश विक्रांत की लिखावट में नहीं था। नहीं, ये दमयंती का था। संदेश था, तुमने सिर्फ पहरेदार को हराया है। मालिक अभी भी सो रहा है। तहखाने के नीचे एक और दरवाज़ा है। मीरा का दिल धक से रह गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। विक्रांत बगीचे में खड़ा था। फोन पर बात कर रहा था। उसकी परछाई। मीरा ने ध्यान से देखा। सुबह की धूप में विक्रांत की परछाई अजीब लग रही थी। परछाई के सिर पर सींग, हॉर्न्स जैसी आकृति थी। मीरा ने अपनी आंखें मसली। परछाई सामान्य हो गई। क्या ये उसका वहम था, या फिर जो काली छाया मूर्ति से निकली थी वो बाहर नहीं गई थी, बल्कि उसने किसी नए शरीर में पनाह ले ली थी? कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बुराई ने सिर्फ अपना चेहरा बदला था।